नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। मैं हूं नीरज और आज आपकी मुलाकात कराएंगे डीएसपी म्यूचुअल फंड की फंड मैनेजर अपर्णा कर्णिक से, जो हमें एक वैल्यू फंड के बारे में बताएंगी। डीएसपी वैल्यू फंड, जिसमें आप निवेश करके पैसे बना सकते हैं, वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और जैसे इसका नाम है वैल्यू फंड, तो एक बड़ी डिबेट चलती रहती है, वैल्यू वाले स्टॉक लें कि ग्रोथ वाले स्टॉक लें। तो इस फंड की क्या नेचर है, कैसा इसका टेक्सचर, इसको समझेंगे। साथ ही अपर्णा जी से ये भी समझेंगे कि एज ए फंड मैनेजर इस वक्त उनका मार्केट आउटलुक क्या है। अपर्णा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज फायदेमंद फंड्स में। तो हम लोग फंड पे जी फंड पे हम लोग डिटेल में चर्चा करें उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि अपर्णा जी को इस समय मार्केट कैसा लग रहा है। अच्छा, अब हमारे फंड के कंस्ट्रक्ट के हिसाब से अभी आप देखोगे कुछ सेक्टर्स हमारे फंड में नहीं है जहाँ पे हमें थोड़े वैल्यूएशंस थोड़े चैलेंजिंग या स्टीप लग रहे हैं। मोस्टली कंज्यूमर सेक्टर्स आप देखोगे, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, कंज्यूमर स्टेपल्स, ये सेक्टर्स में हमें अभी इतना वैल्यू दिख नहीं रहा है, तो वो हमारे फंड में नहीं है। बाकी कुछ सेक्टर्स में हमें वैल्यू रीजनेबल और अट्रैक्टिव दिख रहा है, जैसे कि अभी हमारे फंड में मटेरियल्स है, इंडस्ट्रियल्स, थोड़ा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फार्मा, ये सेक्टर्स में थोड़े से स्मॉल कैप्स, मिड कैप्स है, आई मीन स्मॉल प्रोपोर्शन स्टॉक बाय स्टॉक, बट ये सेक्टर्स में वैल्यूएशंस थोड़े अट्रैक्टिव लग रहे हैं। ओके, ये अच्छा, मार्केट आपको ठीक लगता है, महंगा नहीं लगता मार्केट, कि मार्केट इटसेल्फ इज नॉट अंडरवैल्यूड? एक्चुअली आप इंडेक्स मार्केट, सब लोग मार्केट बेसिकली इंडेक्स लेवल पे देखते हैं। आप इंडेक्स लेवल, निफ्टी लेवल पे देखोगे तो उसका ऑलमोस्ट 10-12% सिर्फ दो स्टॉक है, HDFC ट्विंस, और अनदर 10% इज रिलायंस, और 2-3 जो मेगा कैप ICICI बैंक, ऐसे 2-3 स्टॉक्स है। सो वो मिसलीडिंग हो जाता है कभी कभी। हम क्या करते हैं कि हम हर सेक्टर को अलग और हर स्टॉक को अलग अलग केस बाय केस देखते हैं कि वो एक्सपेंसिव है या उसमें रीजनेबल वैल्यूएशंस मिल रहे हैं, या तो वो चीप है, मे बी अट्रैक्टिव भी है। तो पॉकेट्स है मार्केट के, लाइक कंज्यूमर, आई सेड कंज्यूमर, मे बी लिटिल बिट इंडस्ट्रियल्स, जहां पे हमें थोड़े वैल्यूएशंस महंगे लग रहे हैं, बाकी मार्केट रीजनेबल लग रहा है। ऐसे हमारा व्यू है। ये असली फंड मैनेजर की पहचान होती है, वो अपने वैल्यू के स्टॉक ढूंढता है, सेक्टर्स ढूंढता है, उसको इंडेक्स की वैल्यू से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि वो 21 के मल्टीपल पे चल रही है और 900 रुपए उसका EPS है, क्या इससे क्या लेना देना। लेकिन इंटरेस्टिंग है अपर्णा जी। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो ये आपका वैल्यू फंड है, DSP वैल्यू फंड, इसमें आपने जो एलोकेशन किया है या जिस तरीके के आप स्टॉक चुनते हैं, तो एक डिबेट नॉर्मली लोग चलते हैं कि ग्रोथ वाले स्टॉक में ज्यादा पैसा बनता है, वैल्यू स्टॉक में पैसा बनता है लेकिन स्लो मूविंग होता है, रिस्क हेज रहता है, डाउन साइड कैप रहता है, और वैल्यूएशन का मतलब ये होता है कि इतने लो पे लिया कि उससे नीचे नहीं जाएगा। इस डिबेट में आप शामिल होती है, आपको लगता है कि नहीं दोनों एक ही चीज है? लोग गलत समझते हैं, मिक्सअप कर देते हैं, एक्चुअली दोनों चीज एक ही है। हाँ, मैं आपसे सहमत हूँ कि ये ना थोड़ा लेबल या टैग का इश्यू होता है। मैं बेसिकली आपको क्या करना है एज अ फंड मैनेजर, फर्स्ट आपको स्टॉक का क्वालिटी देखना है। वो कंपनी ठीक ठाक होना चाहिए, उसका बिजनेस अच्छा होना चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, उसका फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छे होने चाहिए, उसकी मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए। तो पहली बात है, आप वैल्यू या ग्रोथ स्टाइल या आपका जो भी व्यू पॉइंट हो, या आपका जो भी आपका जो प्रेफरेंस हो, पहले आपको ये चीज देखनी है। उसके बाद कुछ फंड मैनेजर्स को लगता है कि ग्रोथ, ज्यादा फास्ट ग्रोइंग स्टॉक्स में अगर इन्वेस्ट करोगे, एक्चुअली मैं बिफोर दैट आई से कि वेदर आप ग्रोथ स्टाइल देखते हो या वैल्यू स्टाइल देखते हो, पहले आपको दोनों चीज देखनी है। बेसिकली आप वैल्यू हो तो भी ग्रोथ देखनी है, ग्रोथ हो तो भी वैल्यू देखनी, दोनों साइड्स आपको बैलेंस्ड होलिस्टिक अप्रोच से देखनी है। अगर आप वैल्यूएशन ओरिएंटेड फंड मैनेजर हो तो आपको आपका फोकस ज्यादा वैल्यूएशन और वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, आपने बोला जो कि प्राइस रीजनेबल होना चाहिए, इवन इफ वो कंपनी बहुत फास्ट ग्रोइंग कंपनी नहीं है, बट अगर वो आपको अच्छे प्राइस पे मिल रही है और उसका फंडामेंटली बिजनेस अच्छा है, तो आप उसको प्रेफरेंस दोगे। अगर आप ग्रोथ स्टाइल देखते हो, तो अगर कंपनी थोड़ी फास्ट ग्रोइंग है, उसके प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं इंडस्ट्री से, तो उसका प्राइस थोड़ा ज्यादा भी है, तो आप समझोगे कि इट्स स्टिल वर्थ इन्वेस्टिंग, क्योंकि
अगर कंपनी के अर्निंग्स कंपाउंड हो जाएंगे तो एक तरीके से वो उसका हाई वैल्यूएशन भी सस्टेन कर पाएगा। तो ये बेसिकली आपका नजरिया थोड़ा अलग है, आपके जो टिपिकल कंपनी प्रेफरेंस होगी थोड़ी अलग होगी। दोनों स्टाइल्स अपने हिसाब से काम किए हैं इन द पास्ट, और दोनों स्टाइल्स आपके लिए वेल्थ कंपाउंड कर सकते हैं। तो इन्वेस्टर्स का भी प्रेफरेंस होता है, तो वो इन्वेस्टर और फंड मैनेजर का तालमेल अगर बैठ गया तो बेटर होगा वेल्थ क्रिएशन जर्नी के लिए। बिल्कुल, इसी तालमेल को बिठाने के लिए तो हम ये चर्चा कर रहे हैं। और जैसे कि वॉरेन बफे को लोग मानते हैं कि बहुत वैल्यू इन्वेस्टर है, ओसिडेंटल पेट्रोलियम उन्होंने खरीदा, क्या गजब वैल्यू देखी, और वो उनके पोर्टफोलियो के समय ब्राइटेस्ट स्टार आप कह सकते हैं इस वक्त, जबकि वो टीएसएमसी से जीरो करके निकल गए क्योंकि उनको अब उसमें वैल्यू नजर नहीं आ रही। लेकिन बहरहाल इंटरेस्टिंग है और अच्छा लगा मुझे कि आपका फोकस बिल्कुल क्लियर है कि वैल्यू जहां मिलेगी वहीं जाएंगे, महंगा सस्ता बाद में देखेंगे। अब मुझे बताइए कि जो आपका ये डीएसपी वैल्यू फंड है, इसका कंस्ट्रक्ट क्या है और कैसे कैसे आप एलोकेशन करती हैं? तो हमने एक्चुअली ये फंड दिसंबर 20 में लॉन्च किया, तो ये बहुत पुराना फंड नहीं है, उसके बाद 2.5 years की ट्रैक रिकॉर्ड है। हमने सोचा कि इन्वेस्टर को क्या चाहिए, बेसिकली सेंसिबल, एक कॉमन सेंस अप्रोच इन्वेस्टिंग स्टाइल का, कि आप रिटर्न्स को चेज मत करो, लॉन्ग टर्म रिटर्न्स पे ध्यान दो। फंड का एनएवी वॉलिटिलिटी जो हम बोलते हैं, उसका उतार चढ़ाव कम होना चाहिए ताकि इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्टेड रहे और वो जो वेल्थ कंपाउंडिंग की जर्नी है उनकी स्मूथ रहे। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? सो रिड्यूस द फंड वॉलिटिलिटी, उसका नैव का जो उतार चढ़ाव है, और कंपाउंड ओवर टाइम। अभी ये फंड ने फॉर एग्जांपल अराउंड 14 to 15% एनुअलाइज्ड रिटर्न्स दिए हैं सिंस इंसेप्शन। तो हमने सोचा कैसे ये अचीव कर सकते हैं। तो हमने सोचा कि 2/3 फंड का जो हिस्सा है 65%, इसको हम डोमेस्टिक स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे। इसमें हम हाई लेवरेज्ड कंपनीज नहीं लेंगे, बिकॉज जनरली उनकी प्राइस की उतार चढ़ाव ज्यादा होती है, उसमें रिस्क ज्यादा होता है। तो बेसिकली हम लोग हाई जो डेट है वो टाइप के कंपनीज अवॉइड करेंगे, और जो बाकी है हम सारे सेक्टर्स में, कोई भी सेक्टर्स में ऐसे कंस्ट्रेंट नहीं रखेंगे जहां पे हमें प्राइस अच्छा रीजनेबल लगे, जहां पे कंपनीज की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छी है, ऐसे कंपनीज में हम इन्वेस्ट करेंगे, या लार्ज कैप, स्मॉल कैप्स, मिड कैप्स, नो कंस्ट्रेंट। सो हम लोग बेंचमार्क से एकदम हटके है। अभी हमारा अगर आप डोमेस्टिक स्टॉक्स का कंपोजिशन देखोगे तो आप इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द बेंचमार्क। तो एक अलग फ्लेवर या एक अलग कॉम्प्लीमेंट्री पोर्टफोलियो दे रहे हैं इन्वेस्टर को। और अगर ऐसे मौके आएंगे जो हमने देखे इन द पास्ट, जहां पे अच्छे वैल्यूएशंस पे कंपनीज कम मिल रही है, तभी हम कैश रखने के लिए डरेंगे नहीं। मोस्टली आप देखोगे तो फंड्स आर फुली इन्वेस्टेड, वो लोग कैश ज्यादा रखते नहीं है। बट हमारे फंड में हम इनफैक्ट अभी 10-15% के बीच में कैश है, ताकि जब हमें अपॉर्चुनिटीज कोई भी स्टॉक्स या सेक्टर्स में दिखेगी तो हम वो डिप्लॉय कर सकते हैं अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे। और जो 1/3 बाकी का हिस्सा होता है वो हमने ग्लोबल फंड्स में एलोकेट किया है। ग्लोबल इन्वेस्टिंग लैंडस्केप इंडिया से बहुत बड़ी है, और इंडियन इन्वेस्टर्स को भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि ऐसे सेक्टर्स में, ऐसे कंपनीज में जो इंडियन स्टॉक मार्केट में नहीं है, वहां उनका इन्वेस्टमेंट हो। जब इंडिया में वॉलिटिलिटी होती है, जैसे कि हमने देखा डीमोनेटाइजेशन में, या कभी कुछ जो कोई भी इंडिया में स्पेसिफिक प्रॉब्लम कभी फॉर वॉट एवर रीजन हो सकता है, तो एक हिस्सा अपने पोर्टफोलियो का स्टेबल रहेगा और उससे आपके रिटर्न्स की उतार चढ़ाव कम हो जाएगी। इंडियन करेंसी को कुछ प्रॉब्लम्स हो गया, लास्ट ईयर हमने देखा इंडियन करेंसी डेप्रिशिएटेड। तो अपर्णा, ये जो 1/3 और 2/3 का फॉर्मूला आपने लगाया, ये रेगुलेटरी इशू है या आपने अपने हिसाब से तय किया? हाँ, ये हमने अपने हिसाब से तय किया। इंडिया में हमें इंडिया में अपॉर्चुनिटी लगती है, ये थोड़ा एक अदर फ्लेवर देने के लिए, थोड़ा होलिस्टिक अप्रोच के लिए हमने ऐसे, इट्स आर वी डिड इट बिकॉज हमें वैसे डिजाइन करनी थी। तो जो आपने विदेश में पैसा लगाया है 1/3, वो किस तरह के स्टॉक सेक्टर या उस पर फंड में लगाया, ये मुझे समझाइए जरा। हाँ, तो हमने बिकॉज हमें लगता है कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप बहुत वाइड है, जैसे कि इतने कंट्रीज है, इतने सारे सेक्टर्स है,
तो हमने सोचा कि इंस्टेड ऑफ हम लोग स्टॉक्स कुछ स्टॉक्स चूज करें, क्यों नहीं हम मैनेजर्स को चूज करें जिन्होंने 20-30 साल एक्चुअली मैनेज किए हैं ग्लोबल पोर्टफोलियोज, जिनकी ट्रैक रिकॉर्ड अच्छी है, जो रिस्पेक्टेड फंड मैनेजर्स रिटर्न्स जिन्होंने दिए हैं। तो हमने ऐसे फंड्स को चुना और जिनके पोर्टफोलियोज अच्छे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें ऐसे। सो हमारे पास राइट नाउ बिगेस्ट एंड मोस्ट फेमस बर्कशायर हैथवे जो हम बात कर रहे थे, बर्कशायर हैथवे वॉरेन बफेट की कंपनी है, जो प्रिडोमिनेटली यूएस बिजनेसेस में इन्वेस्ट करती है अक्रॉस डाइवर्सिफाइड। और हमारे 2 यूके बेस्ड फंड मैनेजर्स हैं, अगेन उनके ग्लोबल पोर्टफोलियोज है, और हमारे 2 यूएस बेस्ड फंड मैनेजर्स है। ये सारे फंड मैनेजर्स ऑलमोस्ट 25 to 30 इयर्स के ऊपर के ट्रैक रिकॉर्ड है, उनके बड़े टीम्स है, और इसीलिए हमने उनकी ट्रैक रिकॉर्ड, फिलॉसफी, स्टाइल समझकर उनके फंड्स में इन्वेस्ट किए। सो अपर्णा, आपको लगता है कि इस समय चूंकि विदेशों में, फॉरेन में ज्यादा वैल्यू क्रिएशन हो रहा है, एक्चुअली वो ग्रोथ को रेप्लिकेट कर रहा है, और जो जिस तरीके के बदलाव, चेंजेस हम लोग टेक्नोलॉजी सेक्टर में देख रहे हैं, अब तो मजाक में ये भी कहा जाता है कि जो नैस्डैक 100 उसको नैस्डैक 10 मानिए और S&P 500 को S&P 5 मानिए, क्योंकि वही 5-7 स्टॉक से ग्रोथ वहां पे आ रही है। नाम भी मैं ले सकता हूं जिसमें अमेजॉन है, माइक्रोसॉफ्ट है, एनवीडिया है। क्या ये जो 5-7 बड़े प्रोमिनेंट नेम है जो AI में बहुत धमाल कर रहे हैं और उनको लगता है कि $1 ट्रिलियन की अपॉर्चुनिटी है, ये आपके इस पूरे फंड में कैप्चर्ड है? सो हमारे फंड में ये है, यस सम ऑफ दीज आर देयर, बट इससे बियॉन्ड भी बहुत सारे कंपनीज है। तो मैं एग्जांपल दूंगी आप, हमारे एक फंड में ऑलमोस्ट 60% यूके और जापान बेस्ड स्टॉक्स है। और ज्यादा ये कंट्रीज और ये स्टॉक्स की चर्चा नहीं होती है, बट मैं आपको बताऊंगी इसमें फॉर एग्जांपल कंपनीज है जैसे कि प्राडा एक कंपनी है, वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट, फाइको, ऐसे कंपनीज है जिसने लास्ट ईयर जहां पे यूएस और ग्लोबल मार्केट्स नीचे काफी गिरे हुए थे लास्ट ईयर, ये स्टॉक ने एक्चुअली 35-40% रिटर्न दिए हैं। तो हमारी समझ में सिर्फ ये लाइक यू सेड फैंग 10 बट आते हैं, ये नाम हम सुनते हैं, बट एक्चुअली जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप है उससे बहुत वाइड है। लास्ट ईयर दिस ईयर फॉर एग्जांपल लग्जरी यूरोपियन लग्जरी स्टॉक्स जो है have done very very well, Japanese stocks जो है they have done very very well, आप देखोगे हेल्थ केयर स्टॉक्स, मेडिकल टेक्नोलॉजी स्टॉक्स दे हैव डन। सो हमारे जो फंड मैनेजर्स है वो सिर्फ ये फैंग बास्केट में नहीं इन्वेस्ट करते हैं, वो सारे सेक्टर्स में इन्वेस्ट, डिफेंस, BAE सिस्टम्स, एरोस्पेस, सैफरान फॉर एग्जांपल, देयर आर सो मेनी सेक्टर्स, सो मेनी स्टॉक्स, और हमारा जो एक्सपोजर है पूरा डिवर्सिफाइड है ये सारे सेक्टर्स पे। सो टेक्नोलॉजी भी है, माइक्रोसॉफ्ट है, अल्फाबेट है, बट उसके बियॉन्ड बहुत और सेक्टर्स और कंट्रीज के स्टॉक्स भी है, एंड ये स्टॉक्स ने भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पे, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो अपर्णा जी से ये पूछेंगे कि उनको इस वक्त कौन सा सेक्टर ऐसा है जो सबसे ज्यादा अंडर वैल्यूड लग रहा है और वहां पे वो निवेश करना चाहेंगी। एक बार फिर से स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में, और आज हम बातचीत कर रहे हैं DSP वैल्यू फंड की फंड मैनेजर अपर्णा कर्णिक से, और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वैल्यू क्रिएशन कहां कहां हो सकता है। तो अपर्णा, क्या आपको लगता है कि फॉरेन पोर्टफोलियो में ज्यादा एलोकेशन करना चाहिए, 1/3 के अलावा थोड़ा और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उधर ज्यादा वैल्यू या ज्यादा इनोवेशंस दिख रहे हैं रादर के अपनी कंट्री में? तो आई मीन उस पे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का इंडिविजुअल व्यू होगा। मेरे हिसाब से एटलीस्ट कुछ एलोकेशन होना चाहिए। इनफैक्ट मैं बोलूंगी कि सिर्फ इक्विटी में ही सिर्फ पोर्टफोलियो का एलोकेशन नहीं होना चाहिए। अगर आप पोर्टफोलियो लेवल पे देखोगे तो इक्विटी भी होना चाहिए, फिक्स्ड इनकम भी होना चाहिए, कमोडिटीज भी होना चाहिए। सो आई मीन और ग्लोबल स्टॉक्स ऑल्सो होने चाहिए। तो एक तरीके से कंपोनेंट आप नहीं, मैं आपके पोर्टफोलियो में कह रहा हूँ अपर्णा। मेरा सवाल ये था कि आपके पोर्टफोलियो में आपने 1/3 फॉरेन में रखा है, 2/3 इधर रखा है, तो आप अपने पोर्टफोलियो का लोकेशन बढ़ाएंगे क्या वहां पे, क्योंकि वहां पे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है? तो हमने नहीं ऐसी इंडिया में भी अपॉर्चुनिटीज है, ऐसे नहीं है। और हमारी एक्सपर्टीज, जैसे आप DSP इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स की अगर आप देखोगे एक्सपर्टीज, हमारी टीम है, हमारा एक्सपीरियंस है, हमारी एक्सपर्टीज इंडियन स्टॉक्स ढूंढने में अक्रॉस कैप, मींस स्मॉल कैप, लार्ज कैप, एटसेट्रा। तो हम इसीलिए
2/3 पोर्टफोलियो इंडिया में ही रखे हैं एंड 35 ओनली मैक्सिमम हम बाहर रख सकते हैं. हम इसको इंक्रीज नहीं कर सकते क्योंकि हमने अपने जो स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट है वहां पे एक हार्ड लिमिट रखी है बेसिकली 35%. सो अगर इन्वेस्टर को फुल 100% ग्लोबल एलोकेशन चाहिए तो हमारे पास और फंड्स भी है जहां पे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं जो 100% ग्लोबल एलोकेशन वाले फंड्स हैं. बट ये फंड में अच्छे बैलेंस्ड पोर्टफोलियो, टैक्स एफिशिएंट पोर्टफोलियो, सारे सेक्टर, सारे कॉमन सेंस इन्वेस्टमेंट फिलोसफीज, गुड ब्लेंड ऑफ डोमेस्टिक एंड, तो ये एक पोर्टफोलियो में आपको सब सोल्यूशन हम दे रहे हैं. ओके, देन आपकी मर्जी आपको बुके बना दिया आपने, अच्छा सा ब्यूटीफुल बुके बनाया. अब आपने कहा कि आप ऐसी कंपनियों को ज्यादा चुनती पसंद करती हैं जिसमें डेट जीरो हो या मिनिमम हो, तो उसमें तो फिर मेरे साल में ऑटो, एफएमसीजी इसी टाइप की कंपनीज आएंगी. सो नहीं, डेट जीरो नहीं होना चाहिए, डेट बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए. सो हमारा इंटरनल अंडरस्टैंडिंग, डेट इज नॉट बैड, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद, बट बहुत ज्यादा अगर आपके कंपनी में डेट हो तो फिर उसके वल्नरेबिलिटी बोलते हैं आप, टू इकोनॉमिक साइकिल्स. तो मार्केट में मंदी है फॉर एग्जांपल, प्राइसेस नीचे आ गए तो आपका आपको थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट और प्रॉफिट्स में उतार चढ़ाव हो सकता है. तो इसीलिए हमने ऐसे कंपनीज को, डेट जीरो नहीं है बट डेट कम है. ओके, तो ऑटो है फॉर एग्जांपल, हमारे फंड में बजाज ऑटो, हीरो मोटो कॉर्प दोनों टू व्हीलर कंपनीज पोर्टफोलियो में है. ओके, मैं कंपनी स्पेसिफिक तो नहीं करूंगा डिस्कस, लेकिन टू व्हीलर्स में थोड़ा सा भी एक हिंड्रेंस है ईवी को लेकर के. लेकिन फाइनेंशियल सेगमेंट इंडिया का जो है बहुत अच्छा किया उसने, पिछले 2-3 साल तो उसके लिए बहुत बढ़िया गए. आपको लगता है आगे भी इसी रफ्तार से चलेगा या थोड़ा टेपर डाउन होगा, क्रेडिट ग्रोथ थोड़ा नीचे आएगी, एनआईएम इक्वलाइज होंगे, और जैसा कि गवर्नर साहब भी कहते हैं कि एकदम हंकी डोरी नहीं है, थोड़ा सा रिस्क की तरफ ध्यान देना चाहिए. तो आपका क्या व्यू है फाइनेंशियल सेक्टर को लेके? सो अभी फिलहाल आप देखोगे तो फाइनेंशियल सेक्टर इमीडिएट टर्म नेक्स्ट 1 ईयर और सो प्रोस्पेक्ट्स अच्छा लग रहा है. ग्रोथ इज गुड, मार्जिन्स आर गुड, बट हमने जैसे देखा है ऑलवेज साइक्लिकलिटी रहती है, तो हम ये एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि ये साइकिल कब टर्न होगा. फिलहाल तो अच्छा साइकिल लग रहा है, रीजनेबल वैल्यूएशंस है, अच्छे प्रोस्पेक्ट्स है. बट फाइनेंशियल सेक्टर में जब तभी तो साइक्लिकलिटी आ जाएगी और तभी जो कंपनीज में ज्यादा लेवरेज है, जिसने बहुत एग्रेसिवली लेंडिंग किए हैं, वहां पे ध्यान देना पड़ेगा. वो ऊपर नीचे होता है, वो हमने बहुत सारी साइकिल्स देखे हैं सेक्टर में. तो थिंग्स आर समटाइम्स गुड एंड देन समटाइम्स दे आर नॉट सो गुड. सो व्हेन दे आर गुड यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द बैड, and when they are bad you have to prepare for the good. Okay, अपना हेल्थ केयर एक ऐसा सेक्टर है जिसके लिए पिछले कुछ समय तो बहुत अच्छे थे, लेकिन अब स्पेशली अगर आप हॉस्पिटल को छोड़ दें तो फार्मा कंपनी पर से के लिए बहुत अच्छा समय नहीं चल रहा है. तो आप उसमें अपना एक्सपोजर कितना रखना चाहेंगे? तो हमारे टॉप 3 सेक्टर्स में है फार्मा सेक्टर फंड में. हम बिलीव करते हैं कि हमारे जो लार्ज इंडियन फार्मा कंपनीज है, बहुत सारे बहुत अच्छा बिजनेस है, उनके प्रोस्पेक्ट्स भी अच्छे हैं. टेम्परेरीली एक बैड फेज से गुजरे हुए हैं बिकॉज फॉर वट एवर रीजन. एक तो कोविड के टाइम पे उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था अर्निंग्स, और कोविड के बाद थोड़ा सा वो नॉर्मलाइज हो गया है. बट हम बिलीव करते हैं इसके लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स बहुत ब्राइट है और उनके वैल्यूएशंस भी रीजनेबल है, इसीलिए हमारे फंड में वो टॉप 3 सेक्टर्स में है फार्मा. ओके, अपना इस वक्त आपको कौन सा ऐसा सेक्टर दिख रहा है जो हाईली अंडरवैल्यूड है और लोग उसकी तरफ देख नहीं रहे हैं, जबकि आपको लगता है कि इसमें बहुत वैल्यू हो सकती है? हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत हो या ज्यादा हो, लेकिन आप उस पर एक्सपोजर लेना चाहेंगी क्योंकि अभी ऐसा वक्त है जहां पे उस पर ध्यान देना चाहिए. वो कौन सा सेक्टर होगा? तो ऐसे एक सेक्टर तो हमने अभी इनफैक्ट बात की विच इज फार्मा सेक्टर. तो वहां पे हमें सब लाइक रीजनेबल वैल्यूएशंस और गुड बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स दिख रहे हैं. बाकी कंपनी स्पेसिफिक है. सो अपना ये फार्मा सेक्टर में एक बड़ी हम लोगों के सामने समस्या ये आती है कि बहुत बड़ा सेक्टर है. इसमें जेनरिक वाले भी हैं, इसमें फॉर्मुलेशंस वाले भी हैं, इसमें प्लेटफॉर्म कंपनीज भी हैं,
और इसमें यूएस का, यूरोप का बहुत बड़ा एक्सपोजर होता है। कैसे वीड आउट करती हैं अभी तो, इतना वास्ट सेक्टर है ये कि जैसे हम लोग तो फार्मा सेक्टर, मतलब फिर तो सब कुछ आ गया उसमें, समझ में नहीं आता कि मतलब जस्ट फॉर अ नेम कि डिवीज चुने या डॉक्टर डीज चुने, दोनों एकदम डिफरेंट कंपनीज हैं। हाँ, तो हमारा जो अप्रोच है वैल्यू फंड में, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटेटिव एंड फंडामेंटल अप्रोच। तो हम क्या करते हैं, पहले हमने बहुत सारा डेटा लिया है, लास्ट 20-25 साल का डेटा लिया है, ग्लोबल स्टॉक्स का डेटा लिया और देखा है कि हमारे क्वांट टेक्निक से कि रफली कौन सी कंपनी कौन से सेक्टर में कितने प्रॉफिटेबिलिटी पे, क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स पे, उसका क्या रफली वैल्यूएशन होना चाहिए। तो पहले हम अपना स्क्रीनर चलाते हैं सारे यूनिवर्स पे, सारे सेक्टर्स पे, आई मीन नॉट जस्ट फार्मा, ऑल सेक्टर्स, और जो स्टॉक्स वहां से स्क्रीन होके अट्रैक्टिव दिखते हैं ऑन वैल्यूएशन, ग्रोथ, क्वालिटी, फिर हम वन ऑन वन इन डेप्थ उन पे ड्यू डिलिजेंस करते हैं, डीप डाइव करते हैं। हमारे यहाँ पे डीएसपी में बड़ा टीम है, 20-25 एनालिस्ट का टीम, सेक्टर स्पेशलिस्ट भी है। फिर हम केस बाय केस कंपनी डीप डिस्कस करने के बाद फिर ही लेते हैं फंड में। तो वी हैव अ वेरी गुड टीम हियर एंड वी हैव अ गुड फार्मा सेक्टर एनालिस्ट जो अच्छे से समझते हैं सेक्टर को। तो फिर हम उनके साथ बात करने के बाद फिर अगर सब एवरीथिंग इज गुड, फिर हम लेंगे पोर्टफोलियो में। ओके, तो अपर्णा जी का फोकस एकदम क्लियर। हमने तरह तरह के सवाल पूछे, लेकिन फोकस क्लियर कि जहां वैल्यू और पैसा बनने की गुंजाइश है, वो किसी भी तरह की कंपनी हो, उस पर फोकस होगा, जो कि एक अच्छे फंड मैनेजर की पहचान होती है। अपर्णा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में इस फंड को डिस्कस करने के लिए। तो जो लोग ये शो देख रहे हैं उनके लिए एक ऑप्शन है, अभी एकदम नया फंड है, और जो मैंने यूएस की थीम या ग्लोबल थीम पकड़ने की कोशिश की, जहां बहुत चेंजेस हो रहे हैं, वो भी इस फंड में कैप्चर हो रहा है। तो अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ी पढ़ाई करिए, देखिए, समझिए, सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और आप इस शो को देखिए, समझिए, अगर आपको लगता है तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर एक नए फंड और एक नए फंड मैनेजर से आपकी मुलाकात कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।